नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाम के 7 बजने वाले हैं। चक्रव्यूह की शुरुआत करते हैं। पहले वो 4 कहानियां जिन पर आज आपने वोटिंग की है। कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी को उम्र कैद से आखिर पाकिस्तान क्यों मिर्ची लगी है, इस खबर को 16% लोगों ने आज देखना चाहे। विस्तार से आगे बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर का क्या है सियासी त्रिकोण। 22% दर्शकों ने इस बंगाल चुनाव की स्टोरी में दिलचस्पी दिखाई है। आगे विस्तार से इस पर बात करते हैं। और तीसरी कहानी, खाड़ी युद्ध में किस तरह से ट्रंप बम फुस साबित हो रहा है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिनको फील्ड मार्शल भी कहा जाता है, उनके प्लान पर ईरान का रेड सिग्नल क्यों आ गया है। इस खबर में 24% लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है। 7:28 पर डिटेल में इस युद्ध की एक खबर आपको दिखाऊंगा। और जो स्टोरी सबसे ज्यादा वोट पाकर नंबर 1 पोजीशन पर आई है वो है जब गैस सिलेंडर की सप्लाई पर जो आंच आई है, जिस तरीके से लाइनें लगी हुई हैं, लॉकडाउन की खबरें आ रही हैं, क्या आम हिंदुस्तानी को बड़ी आपदा के लिए तैयार रहने की बात कही जा रही है। इस खबर को आपने सबसे ज्यादा 38% वोट दिए हैं। आज इस खबर के तह में जाएंगे और डिटेल में बताएंगे कि आखिरकार क्यों एक आम हिंदुस्तानी को डरने की जरूरत नहीं है। आज की चक्रव्यूह की यही हमारी कवर स्टोरी है। जो व्यक्ति 100-200 रुपए का पेट्रोल लेता था, आज वही व्यक्ति टंकियां फुल करा रहा है। ये कल बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? शांति रखो, लाइन में उभा रहो, जितना जरूर हो एकदम पेट्रोल पूरा हो। अब 3-3 घंटे तक हम इंतजार करेंगे, आप काम क्या करेंगे? 3 हफ्ते से ज्यादा युद्ध को हो गया है और आज ये परिस्थितियां उसी की दिख रही है। पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग का असर दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर संसद में चिंता जताई थी। सरकार पेट्रोल, डीजल और गैस को लेकर रोज अपडेट दे रही है। रोज इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। इन सब के बीच भी पेट्रोल पंपों और गैस सिलेंडर्स के लिए लंबी लंबी लाइनें अब भी नजर आ रही हैं। एक तरफ लोग लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ इस समय ऊर्जा संकट को लेकर सर्वदलीय बैठक भी दिल्ली में चल रही है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं, जेपी नड्डा मौजूद हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद हैं और विदेश सचिव विक्रम मिस्री इसको ब्रीफ कर रहे हैं। ये बैठक अभी कुछ देर पहले ही खत्म होने की खबरें भी हमको मिली हैं। बैठक में कांग्रेस की ओर से तारिक अनवर और मुकुल वासनिक शामिल हैं, जबकि जेडीयू से लल्लन सिंह और संजय झा बैठक में मौजूद है। हर पार्टी के नेता को बुलाया गया है, लेकिन टीएमसी को छोड़कर लगभग हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव इसमें पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी, डीएमके, शिवसेना उद्धव गुट, बाला साहब ठाकरे, एनसीपी शरद पवार और टीडीपी के नेता इस बैठक में मौजूद हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इस बैठक से दूरी बनाई है। विपक्ष की शिकायत है कि सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी खुद शामिल क्यों नहीं होते हैं। हालांकि इस बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद नहीं हैं। कोविड पर 2020 में हुई सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। उसके बाद रूस यूक्रेन वॉर से लेकर ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने ही की है। कई शहरों में, अब आप आम जनों की बात कर लेते हैं, कई शहरों में पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी लंबी लाइनें बीते 24 घंटे में देखने को मिल रही हैं। हर कोई बस टंकी फुल कराने के चक्कर में लगा हुआ है। एलपीजी सिलेंडर्स हो, पेट्रोल डीजल की कमी के साथ साथ जल्दी लॉकडाउन लगने की अफवाह भी बीती शाम से कई सोशल मीडिया हैंडल से आई। इस तरह की खबर फैली और जिसे थोड़ा बहुत पैनिक भी देखने को मिला। देश भर से आ रही ऐसी कई तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन पहले आपको बता दें कि देश में ऊर्जा का फिलहाल कोई संकट नहीं है। पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। गैस सिलेंडर की सप्लाई भी सामान्य बनाए रखने की भरपूर कोशिशें सरकार ने कर ली है। सरकार रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डेटा भी रिलीज कर रही है कि कितना स्टॉक हमारे पास मौजूद है। ये जानकारी खुद सरकार के वरिष्ठ सचिवों ने एक बैठक में दी है।
2 दिनों से हमने देखा है कि कई सारे क्षेत्रों में रिटेल आउटलेट्स या पेट्रोल पंप के बाहर लाइन देखी गई है और पैनिक बाइंग भी ऑब्जर्व की गई है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हमारे पास पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कहीं पर भी किसी पेट्रोल पंप पर कोई कमी नहीं है। एलपीजी के संबंध में यहाँ पर भी कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग अच्छी है, लगभग 92%। पैनिक बुकिंग तो नहीं कहूँगी, लेकिन बुकिंग का लेवल ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन डिलीवरी पूरी तरह सामान्य है। जिनको आप सुन रहे थे, ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री की जॉइंट सेक्रेटरी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुजाता शर्मा है। सरकार के शीर्ष अधिकारी हर दिन अपडेट देते हैं। सरकार लगातार लोगों से पैनिक नहीं फैलाने की अपील भी कर रही है, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी देश के कई राज्यों से पैनिक भरी तस्वीरें सामने आई हैं। इंदौर से लेकर नागपुर तक और खंडवा से लेकर उज्जैन तक लोग लाइन में खड़े दिखाई दिए हैं। हैदराबाद में भी पेट्रोल के लिए मारामारी काफी ज्यादा दिखाई दी। कानपुर में गैस सिलेंडर के लिए लोग लाइन में लगे थे। ये तस्वीरें आपके सामने मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर की अब आपके सामने स्क्रीन पर आएंगी। लोगों में टैंक फुल करने की होड़ मची हुई है। जैसे ही शहर के 5 में से 3 पेट्रोल पंपों पर स्टॉक खत्म होने की खबर फैली, बाकी के 2 पंपों पर गाड़ियों का मेला लग गया। बाइक, कार, ट्रैक्टर जो मिला वही लाइन में लग गया। पेट्रोल डीजल खत्म होने के साथ साथ दाम बढ़ने की अफवाह ने आग में घी का काम भी किया, जबकि सच्चाई है कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। खुद मध्य प्रदेश पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन से सेक्रेटरी का ये बयान सामने आया। सोशल मीडिया के कारण लोगों में पैनिक हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना हम माल का ऑर्डर कर रहे हैं उतना भी अभी फिलहाल तो हमें डिपो द्वारा सप्लाई किया जा रहा है। जगह जगह हम देख रहे हैं, उज्जैन, इंदौर, बुरहानपुर, इस खंडवा, कई जगहों से तस्वीरें आई जहां पर पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज बताई जा रही है, क्योंकि पेट्रोल पंप पर भीड़ लगती जा रही है। इसकी वजह क्या है? भीड़ क्यों? ये भीड़ सोशल मीडिया पे चल रही अफवाहों की वजह से है। देश भर के शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। लोग घबराहट में, पैनिक में पेट्रोल टैंक फुल करवा लेना चाहते हैं, जिससे पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लगी हैं। कई तेल कंपनियों ने इस बीच कहा कि देश में पेट्रोल डीजल की कमी की अफवाहें पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं। सप्लाई चेन फुल कैपेसिटी में काम कर रही है। हम भी आपसे, जी हाँ, टाइम्स नाउ नवभारत भी आपसे यही अपील करता है कि ना अफवाह फैलाएं और ना अफवाहों पर ध्यान दें, पर सतर्क जरूर रहें। ऊर्जा बचाव में, ऊर्जा की बचत में हर वो कदम उठाएं जो आप उठा सकते हैं। ऊर्जा की दिक्कत है, सरकार भी इस बात को मान रही है कि चिंता की बात है, क्योंकि दुनिया की परिस्थिति ऐसी है। पीएम मोदी ने कल कहा था कि आने वाले समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा। टीम इंडिया की तरह हम सबको मिलकर काम करना होगा। याद कीजिए कैसे ऊर्जा संकट 1990-91 के खाड़ी युद्ध के दौरान भी हमारे देश ने झेला था। उस समय कच्चे तेल की कीमतें 140% बढ़ चुकी थी। क्रूड की सप्लाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। सरकार ने पेट्रोल पंपों के समय में कटौती करके सीमित घंटों तक की पेट्रोल और डीजल की बिक्री का आदेश दिया था। निजी वाहनों को सिर्फ जरूरी काम के लिए अपनी गाड़ियों को चलाने की सलाह दी गई थी। सरकारी वाहनों का अनावश्यक प्रयोग बंद उस वक्त कर दिया गया था। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देते हुए बस, ट्रेन के उपयोग के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया था। ईंधन बचाओ जैसे जागरूकता अभियान भी उस वक्त 90 और 91 के साल में चलाए गए थे। पेट्रोल डीजल को लेकर सरकार ने बड़े बड़े कदम उस वक्त उठाए थे। एक बार में पूरी पेट्रोल टंकी या डीजल टंकी को भरवाने पर रोक लगा दी गई थी। कई शहरों में हर वाहन के लिए 5 से 10 लीटर तेल ही अलाउ किया गया था। इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं को उस वक्त 1990-91 की बात कर रहे हैं, प्राथमिकता दी गई थी कि जो इमरजेंसी की सेवाएं उनको पेट्रोल डीजल पहले मिलना चाहिए। थोक खरीद और स्टॉक जमा करने पर सख्ती की गई थी। कुछ राज्यों में सरकारी कारों के लिए ऑड और इवन का फॉर्मूला भी लागू करने की खबरें सामने आई थी। ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये 35 साल पहले की बातें, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। लड़ाई चलते हुए 25 दिन पूरे हो गए खाड़ी देशों में। इस वक्त देश में तेल के इतने भंडार मौजूद हैं जिनसे 74 दिनों की मांग को आसानी से पूरा किया जा सकता है। 74 मतलब
करीब करीब 2.5 महीने का वक्त है। सरकार के पास इतना स्टॉक है पेट्रोल और डीजल का। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि घबराइए नहीं, हौसले से काम लीजिए। लंबी लंबी कतार लगाने से कुछ फायदा नहीं होगा। सरकार ने इस वक्त ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए टॉप गियर लगाया हुआ है। अफवाहें फैलाने वालों के साथ साथ जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। आज ही दिल्ली के संगम विहार इलाके में पुलिस ने एलपीजी सिलेंडर्स की कालाबाजारी करने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस को इंडेन गैस के 183 सिलेंडर्स बरामद किए। इनमें से 154 सिलेंडर भरे थे और 29 खाली थे। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। वहीं यूपी में भी पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। अब तक 12,000 से ज्यादा छापे मारे जा चुके हैं। 177 एफआईआर दर्ज करके 16 लोगों को यूपी में गिरफ्तार किया जा चुका है। खाद्य आयुक्त कार्यालय में 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिए गए हैं। सिलेंडर की सप्लाई करने वाली एजेंसियों पर खास नजर रखी जा रही है। देश में ऊर्जा संकट को लेकर विपक्ष संसद में विस्तृत चर्चा की मांग भी कर रहा है। आज संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। सांसदों ने एक बड़ा बैनर ले रखा था अपने हाथ पर, जिस पर खाली सिलेंडर खोखले वादे लिखा हुआ था। रसोई गैस की किल्लत को लेकर जयपुर में भी कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आज हल्ला बोला। राजस्थान महिला कांग्रेस की नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जयपुर की सड़कों पर। आप देखिए कि अभी गैस की लाइनों में 2-4 लोग तो मर चुके हैं। ये किस किस की बलि देना चाहते हैं? कि क्या चाहते हैं? क्या इनकी रगें हैं? क्या इनकी कमियां हैं जो उस ट्रंप के हाथ में है, जो इनको ब्लैकमेल कर रहा है रात दिन, इनको गलत काम करवा रहा है, इनको ईरान से लड़वा रहा है और कभी इनको रशिया से लड़वा रहा है, जो हमारे पुराने एलाइज थे। आज हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है। और इस बीच बड़ी खबर आ गई है, ब्रेकिंग न्यूज। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि विपक्षी दलों के साथ जो सर्वदलीय बैठक सरकार ने बुलाई थी, वो बैठक खत्म हो गई है। अब ऑफिशियल रिएक्शंस आने शुरू हो गए। देश में पेट्रोल, डीजल, गैस की कोई कमी नहीं है, सरकार ने भरोसा दिलाया। सरकार ने इस बैठक में यह भी कहा कि किसी को भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी की बातचीत हुई है। सरकार ने यह भी कहा कि पीएम ने कहा है कि हमको वॉर नहीं चाहिए, संकट की घड़ी में सब एकजुट होकर साथ देंगे। विपक्ष ने भी सरकार को भरोसा दिया है। सुनते हैं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा। आज ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके सरकार ने बहुत डिटेल में विपक्ष और सरकार के जितने साथी पार्टी हैं सबके साथ में बैठक की और पश्चिम एशिया में जो संकट है उसके बारे में जानकारी दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा से हम लोगों ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया है और मैं सभी पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। सबने अटेंड किया और अच्छी तरह से मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। इस बैठक में प्रधानमंत्री तो मौजूद नहीं थे, प्रतिपक्षी नेता राहुल गांधी भी नहीं थे, लेकिन टीएमसी ने बॉयकॉट किया था। लेकिन कुल मिलाकर एक आम राय बनी है। सरकार ने सांसदों को भरोसा दिया कि कोई कमी नहीं है, कोई अफवाह पर ध्यान ना दें और सबने मिलकर, यानी विपक्ष ने और सत्ता पक्ष ने मिलकर यह भरोसा दिया कि इस वक्त में पूरा देश एकजुट है, टीम भारत की तरह काम करने को तैयार है, जैसा कि कोविड काल में हुआ था। अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। पश्चिम बंगाल की सियासत में आज एक नई जंग छिड़ गई है, टीम एम वर्सेस टीम एम। आखिर क्या ये टीम एम की जंग? एक तरफ ममता बनर्जी की टीम एम है और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की नई टीम एम सामने आ गई है, जिसे लेकर आज ओवैसी ने दावा किया कि हम टीम एम हैं और पूरी टीम हम ही हैं। हम इस एम का मतलब किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में सवाल सीधा है कि बंगाल के मुसलमान इस बार किसके साथ रहने वाले हैं? ओवैसी के नए मुस्लिम लीडरशिप के दावे के साथ या दीदी के पुराने भरोसे के साथ? सबसे पहले बैरिस्टर साहब को सुनिए। बिहार के बाद अब बंगाल में वो कैसे अपने सियासी पतंग, जो कि उनका चुनाव चिन्ह है, सियासी पतंग को उड़ाने के लिए डोर छोड़ रहे हैं। हम पूरी टीम हम ही है मुसलमानों की, हम टीम एम है।
पूरी कोशिश यही है कि इस चुनाव में इस प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे। ये बेनाम की लीडरशिप है, ये नाम की लीडरशिप होगी। अब ओवैसी और हुमायूं कबीर के इस मेल को ममता बनर्जी गंभीरता के साथ ले भी रही हैं या नहीं ले रही हैं, इसे ओवैसी साहब ने जो ममता बनर्जी पर आरोप लगाए हैं उसका टीएमसी ने क्या जवाब दिया वो विस्तार से आगे आपको बताऊंगा। अभी एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की बात पहले कर लेते हैं। आज वो अचानक कोलकाता पहुंचे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के लिए। राजनीति में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सीधे दिल पर लगते हैं और अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर बैरिस्टर साहब ओवैसी साहब ने टीम एम के जरिए आज इशारों में कहा पूरा मुस्लिम सिर्फ हमारा है। याद कीजिए बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने मंच से पूछा था कि क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा, क्या मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए है, क्या वो डिप्टी सीएम तक नहीं बन सकता। और अब बंगाल में हुमायूं कबीर को साथ लेकर ओवैसी ने उसी सवाल को अपग्रेड कर नए वर्जन के साथ पूछा है कि क्या बंगाल का मुसलमान सिर्फ वोट देगा या खुद की लीडरशिप भी खड़ा करेगा। आपने वोट लिया हमारा और नेता आप बन गए, लीडरशिप आपके हाथ में, और आपने जमीन पर क्या किया? जमीन पर आपने क्या किया? ईद की नमाज के दिन आके दुआ करना। इससे क्या मेरा पेट भरता? क्या इससे क्या मेरे घर में चिराग जलता? क्या मुझे मेरे बच्चों को स्कूल मिलता? तो ये जो है आप कोई बैठा के बोला नहीं टीएमसी में इतने मुसलमान है। ये बेनाम की लीडरशिप है, ये नाम की लीडरशिप होगी। अरे गठबंधन टूटेगा नहीं कभी। ये जितना दिन जिंदगी रहेगी मैं या पॉलिटिक्स में रहेंगे। मेरा भाई को साथ अगले ये जो शुरू किया 2026 में, अगले दिन जितना दिन जीऊंगी मेरा पार्टी भी रहेगी, इतना दिन मैं एआईएम को मेरा गार्जियन मान के, मेरा बड़ा भाई मान के, अगले दिन वो पार्लियामेंट इलेक्शन भी एक साथ लेके। हम पूरी टीम हम ही है मुसलमानों की, हम टीम एम है। और ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था किसके साथ बैठ के ढोकला खा रहे थे? किसके साथ खा रहे थे? बोलो, आप नहीं बोलते आप लोग। हुमायूं कबीर जो कल तक टीएमसी में थे वो आज आम जनता उन्नयन पार्टी बनाकर बंगाल में गठबंधन कर ओवैसी के ममता बनर्जी को निशाने पर ले रहे हैं। खुद को बंगाल के मुसलमानों का सच्चा हमदर्द बता रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो बैरिस्टर ओवैसी ने बंगाल की मुस्लिम सियासत में एक तरह की हलचल पैदा करने की आज कोशिश की है। ओवैसी का हमला सीधा और तीखा था। उन्होंने ममता बनर्जी का नाम लेकर सवाल दागे। 2002 में जब गुजरात दंगों में आग लगी थी तब ममता बनर्जी किसके साथ थी, किसके साथ गठबंधन कर रही थी? क्या सिर्फ ईद की नमाज में शामिल होने से मुसलमानों का पेट भर जाएगा? क्या वोट बैंक की राजनीति से मुसलमानों को तकदीर उनकी बदल दी जाएगी? ओवैसी का दावा है कि हुमायूं कबीर के साथ उनका अलायंस बंगाल में मुसलमानों को एक नया विकल्प देने के लिए तैयार किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जी हाँ, बड़ा सवाल ये कि क्या बंगाल का मुसलमान उनके इस नए विकल्प को कबूलेगा भी या सिर्फ सियासी खेल का एक नया मोड़ और इस एक महीने के लिए एक सुरसुरी साबित होगा। हालांकि ओवैसी साहब को याद करना चाहिए कि 2002 में जब गुजरात दंगे हुए थे उससे काफी पहले साल 2000 में ममता बनर्जी एनडीए से बाहर हो गई थी। हाँ, ये जरूर सच है कि गुजरात दंगों के 1.5 साल बाद सितंबर 2003 में तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दीदी को अपने मंत्रिमंडल में बिना किसी विभाग का मंत्री बना दिया था। अब आते हैं ममता बनर्जी पर। क्या ओवैसी और हुमायूं कबीर के इस चुनावी गठबंधन को लेकर दीदी को टेंशन हुआ है? ममता बनर्जी का आज जो अंदाज दिखा उसे देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अब देश में आजादी का आंदोलन हुआ था, आप लोगों को तो जन्म ही नहीं हुआ था और आप लोगों ने आज धर्म का बात करते हैं। ऑल दुर्गा पूजा कमेटी का अभिनंदन। क्लब के बाड़ीतेও যারা করেন, মাল্টি স্টোরেও যারা করেন, काली पूजा कितना लोग करते हैं? নতুন এদের অস্ত্র কি এসআইআর করে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা। ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী সর্বোচ্চ আদালতে গিয়ে নিজে লড়াই করেছেন মানুষের স্বার্থে।
সারা ভারতবর্ষে এই সৎসাহস কোনো মুখ্যমন্ত্রী দেখাতে পারেননি। दरअसल सियासत में ये रणनीति नई नहीं है, लेकिन क्या ये दीदी का ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर पॉलिटिकल मैच्योरिटी? क्योंकि अगर ओवैसी और हुमायूं कबीर ममता के सामने सिर्फ छोटा फैक्टर बनकर निकले तो ममता सही साबित होगी, लेकिन अगर ये छोटा फैक्टर ममता बनर्जी के कोर वोट बैंक कहे जाने वाले मुस्लिम वोटों में सेंध लगा पाया तो बंगाल की सियासत में बड़ा खेला हो जाएगा और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। 2011 के बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन को 70% से अधिक मुस्लिम वोट मिले थे। 2016 में यह भरोसा और मजबूत हुआ। मुसलमानों ने ममता पर फिर भरोसा जताया। CSDS सर्वे के मुताबिक इस बार अकेले TMC को करीब 51% से ज्यादा मुसलमानों ने वोट दिया। वहीं 2021 के विधानसभा चुनाव में तो दीदी पर बंगाल के मुसलमानों का भरोसा और बढ़ गया और इस बार 75% मुसलमानों ने TMC को वोट दिया। लेकिन हुमायूं कबीर और ओवैसी के साथ आने से बंगाल का खेला इस बार त्रिकोणीय तक हो सकता है। एक तरफ ममता की पुरानी टीम M, दूसरी तरफ ओवैसी और कबीर की नई टीम M और तीसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की टीम M। क्या बंगाल में टीम M वाला खेला होने वाला है? क्या ममता के सबसे मजबूत वोट बैंक में सेंध लगने वाली है या ओवैसी की टीम M सिर्फ शोर बनकर रह जाएगी और बीजेपी हिंदू वोटों को एकजुट कर मैदान मार लेगी? आज हमारे यहाँ नमाज पढ़ने का इजाज़त मिलता है, पर माँ की पूजा करने के लिए पंडाल का अनुमति हाईकोर्ट से लाना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है और माँ का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से हम सभी निश्चित रूप से एक सोनार बंगाल, अपना पश्चिम बंगाल को विकसित बंगाल बनाने का आशीर्वाद माँ से मांगा है। सच्चाई ये है, बंगाल का मुसलमान अब सिर्फ भावनाओं से नहीं सियासी गणित से भी फैसला करता है। 2026 का चुनाव तय करेगा बंगाल के मुसलमान वोटरों की टीम M में M का मतलब ममता होगा या बदल जाएगा। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल में इस बार टीम M का मतलब बदलने वाला है या फिर M का मतलब वही रहेगा जो अब तक होता आया है। आगे बढ़ते आज की अगली कहानी की ओर। ईरान की जंग में मीडिएशन की बात कर वाहवाही बटोरने में जुटे पाकिस्तानी हुक्मरानों को भारत के एक कानूनी कदम से जमकर मिर्ची लगी है। बताता हूं पूरा माजरा क्या है। जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कश्मीर की कट्टरपंथी अलगाववादी नेता आसिया आंद्राबी को सजा मिलने के बाद दर्द से करा रहे हैं। जैसे आसिया आंद्राबी को UAPA के तहत आतंक से जुड़े एक मामले में आजीवन कारावास की सजा कल सुनाई गई, वैसे ही शरीफ और मुनीर छाती पीटने लगे हैं। पाकिस्तान का दरअसल इतिहास रहा है कि जब जब भारत में आतंकियों और अलगाववादियों को सजा मिली है, वैसे ही पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ जाती है। फिर चाहे आतंकी बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ हो या अलगाववादी नेता यासीन मलिक को जेल हुई हो। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपने विरोध में बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है। पाकिस्तान की बेशर्मी देखिए कि वो एक तरफ ईरान का युद्ध रुकवाने के लिए शांति के कबूतर उड़ा रहा है और दूसरी तरफ भारत में शांति भंग करने वालों पर कानून का अगर हंटर चले तो आंसू बहाता है। कौन है आसिया आंद्राबी? सबसे पहले आप ये जान लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि आंसू कितने ढकोसले भरे हैं। आसिया आंद्राबी के इस पुराने बयान, जो कि 2015 का था, इस पुराने बयान से समझ में आता है कि वो रहती तो भारत में है लेकिन गाती पाकिस्तान का है। अब आपको आसिया आंद्राबी के गुनाहों के बारे में वो लंबी फेहरिस्त दिखा देते हैं। आसिया आंद्राबी को कश्मीर की पहली महिला अलगाववादी नेता माना जाता है। 1987 में कट्टरपंथी संगठन दुख्तरान मिल्लत को उन्होंने बनाया था। यह संगठन जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की मांग करता आया है। आसिया आंद्राबी को पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से लगातार मदद मिली है। आतंकी हाफिज सईद सार्वजनिक मंचों से आसिया को अपनी बहन तक कह चुका है। देश के खिलाफ हरकतों की वजह से 2018 में NIA ने आसिया आंद्राबी को अरेस्ट किया था। अब दिल्ली की विशेष अदालत ने UAPA के तहत आतंक से जुड़े एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुना दी है, जबकि इनकी साथियों को 30-30 साल की सजा दी गई है।
आसिया अंद्राबी की वकील खुद कह रही हैं कि पाकिस्तान से उनका एक पुराना और गहरा रिश्ता रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अब सोशल मीडिया पर इस सजा के खिलाफ एक लंबी चौड़ी पोस्ट की। इसमें लिखा, पाकिस्तान आसिया अंद्राबी, फहमीदा सोफी और नाहिदा नसीरियन को दिए गए फैसलों की कड़ी निंदा करता है और भारत के अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में मानवाधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान देने की अपील करता है। एक तरफ पाकिस्तान है जो आसिया अंद्राबी को लेकर बहुत दुखी है और दूसरी तरफ कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती हैं जो आसिया को पैरोल देने की मांग कर रही हैं। तो जो बात पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कही, लगभग वही सुर जम्मू कश्मीर की पार्टियों के। अब आसिया के परिवार पर भी तरह तरह के सवाल इन दिनों में खड़े हुए हैं, वो भी आप सुन लीजिए। आसिया अंद्राबी का पति आशिक हुसैन फख्तू उर्फ मोहम्मद कासिम आतंकी संगठन जमीयत उल मुजाहिदीन का कमांडर रहा। उसने 1992 में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता की हत्या की थी, जिसकी वजह से आजीवन कारावास की सजा इस वक्त काट रहा है। आसिया अंद्राबी का एक भाई है इनायतुल्ला अंद्राबी, जमायत इस्लामी के छात्र संगठन इस्लामी जमायत तुलबा से सीधे तौर पर जुड़ा बताया जाता है। आसिया अंद्राबी के 2 बेटे हैं जो विदेशों में पढ़ाई कर चुके हैं। इनका भी पाकिस्तान आना जाना लगा रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ आसिया अंद्राबी अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ाती है और दूसरी तरफ कश्मीर में स्कूल कॉलेज बंद करवाने और लड़कियों की शिक्षा पर कुछ प्रतिबंधों को लेकर आंदोलन तक कर चुकी है। और ये बात कर लेते हैं पश्चिम एशिया में जारी जंग की। खाड़ी में जारी जंग का आज 26वां दिन आ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ऐलान कर रहे हैं कि वो युद्ध जीत चुके हैं, तो वहीं ईरान कह रहा है कि अगर अमेरिका सच में सुपर पावर होता तो वो जंग वाकई में जीत चुका होता। इन सब के बीच एक खिचड़ी इस्लामाबाद से लेकर वॉशिंगटन तक भी पकी है। सब पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त वॉर जोन से इस वक्त की एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दें। ब्रेकिंग अपडेट आ रहा है। ईरान ने 40 मिनट के भीतर इजराइल की ओर 4 मिसाइलें दागी हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान तेल अवीव और आसपास के इलाकों में कई धमाकों की आवाज सुनी गई, यानी इजराइल की राजधानी सुरक्षित नहीं बची है। ईरान ने इन हमलों को मिसाइलों की 80वीं खेप बताया है। बीती रात ईरान ने इराक में एक होटल पर भी हमला किया। बताया जा रहा है कि इस होटल में अमेरिकी स्टाफ रुका हुआ था। अमेरिकियों को निशाना बनाकर इराक के इस होटल पर हमला किया गया। ईरानी हमले के बाद होटल में आग लग गई थी। तस्वीरें उसी वक्त की आप देख पा रहे हैं। बड़ी खबर एक और आ गई है। ये खबर लेबनान से है। यहाँ के ख़याम शहर में इजरायली सेना का एक बड़ा हमला हुआ है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल है। इसमें इजरायली सेना को एक मस्जिद की मीनार को धमाके से उड़ाते हुए दिखाया जा सकता है। इजराइल लगातार लेबनान की तरफ बढ़ रहा है आगे और अपनी सीमा को लंबा करने की कोशिश कर रहा है। एक और बड़ी खबर आपको दे दें। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने पाकिस्तान के कराची जा रहे एक जहाज को हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने से रोक दिया। पाकिस्तान को लगा कि तो दोस्त है, ले जाएगा, लेकिन मना कर दिया ईरान ने। IRGC ने कहा कि सेलेन नाम के जहाज को हॉर्मुज पार करने की इजाजत नहीं थी। बगैर इजाजत लिए पाकिस्तान ने हिमाकत की। दरअसल हॉर्मुज के रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज को पहले ईरानी अफसरों से परमिशन लेनी होती है, इजाजत लेनी होती है। ये सारा मामला तब हुआ जब पाकिस्तान इस जंग में मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहा है और दिखा रहा है कि वो वाकई में शांति चाहता है। खाड़ी में जारी महायुद्ध को लेकर जो पीस टॉक की बात हो रही है, उसमें पर्दे के पीछे बड़ी खिचड़ी पक रही है, क्योंकि ईरान ने पहली ही गेंद पर बाउंसर मार दिया है। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन के मुताबिक ईरान ने साफ कह दिया है कि वो ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ या फिर उनके दामाद जेरेड कुशनर के साथ मेज पर नहीं बैठेगा। दरअसल कुशनर और विटकॉफ वही शख्स हैं जिन्होंने युद्ध शुरू होने से पहले ईरान के साथ न्यूक्लियर टॉक में अमेरिका की अगुवाई की थी। ईरान का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, चेहरा बदलो तभी बात होगी। और इसी गतिरोध को तोड़ने के लिए अब एक नया और पावरफुल नाम सामने आ रहा है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस का। द गार्जियन के पाकिस्तानी सूत्रों का दावा है कि अगर ये बातचीत आगे बढ़ती है तो अमेरिका की ओर से JD वैंस ही चीफ नेगोशिएटर होंगे।
ट्रंप का सबसे भरोसेमंद सिपह सालार अब तेहरान के साथ डील फाइनल करने के मिशन पर लग सकता है। अब इस ड्रामे में ट्विस्ट देखिए। एक तरफ खबरें हैं कि ईरान की ओर से बातचीत की कमान वहां की संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर गालिबाफ संभालेंगे। सवाल यह कि क्या गालिबाफ वाकई ही सच बोल रहे हैं या फिर ये कूटनीति की वो चाल है जिसमें हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। दरअसल बड़ी डील से पहले इसी तरह के इनकार किए जाते हैं ताकि घरेलू राजनीति में कोई बवाल न हो। द गार्जियन के दावों पर भरोसा करें तो पीस टॉक की पहल पाकिस्तान के मिलिट्री लीडरशिप के जरिए हुई। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की। इसके बाद सोमवार को पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान को फोन मिलाया। लेकिन ये पीस टॉक कहां होगी, इस पर सस्पेंस बरकरार है। दोनों पक्ष इस्लामाबाद पर सहमत नहीं है। ऐसे में कतर, तुर्की या फिर इजिप्ट की ओर भी नजरें हैं। हालांकि अखबार यह भी दावा कर रहा है कि तेहरान की पहली पसंद इस्लामाबाद है। क्या पाकिस्तान इस खेल का बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरेगा? ट्रंप की कूटनीति का ये ऊंट किस करवट बैठेगा? इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तेहरान और वॉशिंगटन के बीच जीरो ट्रस्ट ही सबसे बड़ी हकीकत है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आ रही है। पाकिस्तान की बैकडोर डिप्लोमेसी को बड़ा झटका लगा है। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने एक अहम भूमिका निभाते हुए अमेरिका को 15 सूत्रीय युद्ध विराम प्रस्ताव ईरान तक पहुंचाया है। हालांकि तेहरान ने वॉशिंगटन के साथ बातचीत करने के विचार को सिरे से अभी खारिज कर दिया है। पाकिस्तान की कोशिशों को झटके के तौर पर इसको देखा जा सकता है। अब जानिए कि आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर वाले 15 सूत्री प्लान में क्या क्या बातें हैं। पहला, 1 महीने का तुरंत सीज फायर हो, यानी दोनों तरफ से हमले फौरन बंद हो जिससे बातचीत आगे बढ़ सके। दूसरा, ईरान लिखित गारंटी दे कि वो कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। तीसरा पॉइंट है ईरान की मौजूदा परमाणु सुविधाओं को पूरी तरीके से डिसेबल करना यानी नष्ट कर देना। चौथा पॉइंट है ईरान में संवर्धित यूरेनियम का पूरा स्टॉक अमेरिका या कोई तीसरा देश भेजना होगा। पांचवी शर्त कि ईरानी धरती पर किसी भी स्तर का यूरेनियम संवर्धन पूरी तरीके से बैन कर देना, बंद कर देना। ट्रंप के छठे प्लान है कि अगर ईरान को सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाना हो तो फ्यूल बनाने की सुविधा ईरान के बाहर रहेगी और यूएन की निगरानी में होगी। साथ ही ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों और संबंधित मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करना होगा। और इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह, हमास समेत सभी प्रॉक्सी गुटों को हथियार और फंडिंग देना भी बंद करना होगा। हिजबुल्लाह समेत किसी भी गुट के जरिए इजराइल पर हमले रोकने की गारंटी भी देनी होगी ईरान को। गैर दुश्मन जहाजों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खुलेगा और सुरक्षित रखना होगा। हालांकि ईरान ट्रांजिट फीस ले सकता है। हॉर्मुज में अमेरिकी और इजरायली जहाजों को सुरक्षित गुजरने की गारंटी भी ईरान को देनी होगी। ट्रंप ने कुछ आर्थिक प्रतिबंध हटाने की बात भी कही है। पूरे समझौते की निगरानी संयुक्त राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां करेंगी। अगर शर्तें पूरी हो तो ईरान की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए कुछ आर्थिक सहयोग की बात भी इस ट्रंप के प्लान में है। लंबे समय तक इस इलाके में शांति रहे, इसके लिए सख्त मैकेनिज्म बनाया जाएगा। जाहिर है ट्रंप के सीज फायर प्लान में कई ऐसी शर्तें हैं जिस पर ईरान का सहमत होना बहुत ही कठिन दिखाई देता है और यही वजह है कि तेहरान से इसे सिरे से इसको फिलहाल खारिज कर रहा है। बड़ी खबर पश्चिम एशिया में जारी, एक और बड़ी खबर आ गई। पश्चिम एशिया में जारी जंग में अब तुर्की ने मध्यस्थता की कोशिश की है। जहां तुर्की ने कहा है कि वो ईरान और अमेरिका के बीच मैसेज पहुंचाने की भूमिका निभा रहा है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक तुर्की के विदेश मामलों के उपाध्यक्ष हारून अरमगान ने कहा है कि अंकारा का मकसद तनाव कम करना और दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत का रास्ता तैयार करना है। अरमगान ने यह भी कहा कि तुर्की के अमेरिका और ईरान दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं और वो कुछ देशों के साथ मिलकर खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। खाड़ी में जारी जंग के डर ने दुबई की चमक को भी इन दिनों में फीका कर दिया है। जहां दुबई, जो कि दुनिया का सबसे चमचमाता शहर था, सबसे अच्छा और सुरक्षित शहर माना जाता था, उसकी चमक कैसे इन 26 दिनों में कम हो गई है। दुबई, जो मेगा सिटी दुनिया के रईसों की पहली पसंद थी, वहां अब वॉर रिस्क की वजह से निवेश डूबने का खतरा बढ़ गया है और कंपनियां सुरक्षित ठिकानों की तलाश में वहां से निकलने के बारे में सोच रही हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट चौंकाने वाली है।
कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां दुबई से अपना बेस शिफ्ट करने या कामकाज को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने का अब मन बना रही हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन और एनर्जी मार्केट में जारी टेंशन से दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले टैक्स हेवन से निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं, जिससे मार्केट में पैनिक जैसी स्थिति भी दिखी है। और इतना ही नहीं, एक और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रियल एस्टेट कारोबार में भारी गिरावट आई है, यानी वहां पे प्रॉपर्टी के दाम अचानक से गिर गए हैं। फरवरी के अंत से लेकर साल दर साल के आधार पर प्रॉपर्टी की बिक्री में 44% तक की गिरावट दर्ज की गई है। जाहिर है, ईरान अमेरिका में जारी जंग पूरे इलाके में बढ़ते तनाव की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर आज दुबई में पैसा लगाने से हिचकिचा रहे हैं। अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना चाहते हैं। आए दिन फ्लाइट्स की आवाजाही में दिक्कत आ रही है। सुरक्षा की चिंता से जो इन्वेस्टर्स हैं वो दुबई जैसी सेफ और मेगा सिटी से दूर जाने के बारे में मन बना रहे हैं, और ये दुबई की इकोनॉमी के लिए रेड अलर्ट भी है। खाड़ी में जारी युद्ध की वजह से सिर्फ दुबई में ही प्रॉपर्टी के रेट नहीं गिर रहे, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता और साख पर भी बट्टा लगा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग्स बुरी तरह गिर गई हैं। रॉयटर्स इप्सोस के ताजा सर्वे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की परफॉर्मेंस से केवल 36% अमेरिकी संतुष्ट आज की तारीख में है। ये उनके दूसरे कार्यकाल की अब तक की सबसे कम लोकप्रियता वाली रेटिंग है। पिछले हफ्ते ट्रंप की लोकप्रियता का आंकड़ा 40% था, जो इस हफ्ते गिरकर 36 पर आ गया, यानी एक ही हफ्ते में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 4% गिरी है। सर्वे में शामिल 62% लोगों ने ट्रंप की परफॉर्मेंस को नापसंद किया। केवल 25% अमेरिकियों ने ट्रंप के तरीकों पर भरोसा दिखाया। सर्वे में ईरान पर हमलों को भी केवल 35% लोगों ने ही समर्थन दिया, जबकि 61% ने इसका विरोध किया है। दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ट्रंप की लोकप्रियता 47% पे थी, लेकिन खाड़ी में जारी जंग और बढ़ती महंगाई ने उनकी अप्रूवल रेटिंग तेजी से गिराई है, और ट्रंप की रेटिंग फिलहाल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को आर्थिक मुद्दों पर जो रेटिंग मिली थी उससे भी नीचे आ गई है। और अब बात पब्लिक व्यू की। वॉर पर संध्या चौधरी जी का ट्वीट है, ईरान को हल्के में लेना ट्रंप को भारी पड़े, उल्टा उन्होंने अन्य देशों को बेवजह मुसीबत में डाल दिया। एलपीजी गैस पर चंदन सिंह का ट्वीट है, एलपीजी हो या पेट्रोल, पैनिक की वजह से कालाबाजारी करने वाले भी हैं, सरकार सख्त कार्रवाई करे ताकि जनता को राहत मिल सके। इसी नोट पर आज मेरे साथ चक्रव्यूह में कल शाम 6:57 मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।